जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 52 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% का मान है वो 1320 है। मैं संख्या मान लेता हूं x, और x का 25% मान है वो क्या है, x का 25% मान 1320 है, बराबर 1320 है। और उसी संख्या के 35% का मान है वो आप अपन बाद में निकालेंगे। अब पहले 25% का मान है तो यहाँ पे ये क्या है, 100 भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा भाई। अब 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 0, 4 2 8, 4 3 12 और 4 1 4 और 1 5, यानी 5280 आ गई। अब उसी संख्या के 35% का मान आपको बताना है, तो 5280 का 35% आप निकाल लो। तो 5280 का 35% आप निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 आते 35 और 5 दुए 10, 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दुए 4 और 2 छिके 12 और 2 चौके 8। अब 264 के अंदर है वो 7 से गुणा कर दो, 7 चौके 28 और 7 दुए 14, 14 और 2 16 1 और 7 दुए 7 चौके 28 2 और उसके बाद में 7 छिके 42, 42 और 2 44 4 और 7 दुए 14, 14 और 4 18, यानी 1848। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ है वो प्लस है। तो आपको 87, गुणा का अर्थ क्या भी, गुणा का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ है वो है प्लस और प्लस का अर्थ है वो है गुणा और भाग का अर्थ है वो है -10। अब इसको सोल्व करो तो ये कट जाएगा, 3 2 6 होते हैं, बच गया 2 27, 3 निम 27, तो ये 29 बार कट जाएगा अभी 29। उसके बाद में इसको गुणा करोगे तो 8 5 40 होते हैं, 40 में से ये 10 निकल जाएगा तो 30 बचेगा, तो 29 और 30, 29 प्लस में 30 कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें है भी, सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के से कम न हो को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो वो आपका राइट आंसर होगा 1/3, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम न हो, 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जैसे भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विघात अभिक्रिया का उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो द्विविस्थापन देखो भी, यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर पीबी है, यानी लेड सीसा एक ओनली फॉर अकेला ही है, तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। और यहाँ पे फेरिक लोहा अकेला है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपका जडन है, जिंक है, तो यहाँ पे भी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा NaCl, सोडियम यानी NaCl बन जाएगा। अब याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है अभी, Ba यानी इस प्रकार से अभिक्रिया दे देगा और निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलय है या फिर जल में विलय नहीं है। तो ये देखो भी, बेरियम सल्फेट है ना, ये एक ठोस पदार्थ बनता है यहाँ पे, एक क्या है, ठोस पदार्थ बनता है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम की है वो आयनन क्षमता है ना वो बहुत अधिक होती है, आयनिक क्षमता बहुत अधिक होती है, तो इसका जो जल के जो अणु है ना वो इसकी बंध को तोड़ नहीं पाते,
तो ये बेरियम सल्फेट है, वो जहां पे भी बेरियम नाम आ जाए, जहां पे भी क्या आ जाए, बेरियम नाम आ जाए, तो बेरियम है वो जल में विलयशील नहीं है, यानी घुलता नहीं है, बेरियम एक ठोस पदार्थ बन जाता है। तो बेरियम सल्फेट एक क्या है, ठोस है। तो यहाँ पे आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहाँ पे हुई है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया 1 नंबर ऑप्शन में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है। सोडियम ने बेरियम को यहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील था, और फिर बेरियम ने सल्फेट के साथ में बेरियम सल्फेट बना लिया, और उसके बाद में NaCl बन गया। अभी यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी शहर F है, शहर M के उत्तर में है, तो ये M आ गया, और F है वो M के उत्तर में है, भी F M के उत्तर में है, और शहर B है वो M के पश्चिम में है, तो B M के पश्चिम में, तो B यहाँ पे आ जाएगा। शहर C है वो शहर M के पूर्व में है, तो शहर M के पूर्व में C यहाँ पे आ जाएगा। शहर D है वो शहर D है वो शहर C के दक्षिण में है। एक बार इसको शहर C है वो D के दक्षिण में है, तो इस प्रकार से ये लो D के दक्षिण में आ गया। तो D के सापेक्ष F की दिशा बतानी है, तो D के सापेक्ष D यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा आपका D के सापेक्ष, ये आपका 1 मिनट भाई, हमारे अनुसार तो F का D के सापेक्ष F की दिशा क्या है, तो ये पश्चिम में आ रहा है भी। तो उसके बाद में अगर मैं देखूं भी शहर F है वो M के उत्तर में है, M के उत्तर में है। शहर B है वो M के पश्चिम में है, शहर B है वो M के पश्चिम में है। और शहर C है, शहर C शहर M के पूर्व में है। और शहर D है वो शहर D है वो शहर C के दक्षिण में है, शहर C के दक्षिण में है। तो भैया यहाँ पे आएगा, तो ये देखो इस प्रकार से बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर, और ये आ जाएगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा आपका, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कॉपर निम्न में से किस सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है? तो यहाँ पे देखिएगा ये कॉपर है, और निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण कौन सी है ये आपको बताना है। यहाँ पे संतुलित करते हैं, देखो कॉपर यहाँ पे क्या है, अकेला है, और यहाँ पे भी क्या है, अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे देखो भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका एक ही है, लेकिन इसमें देखो भी नाइट्रोजन कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन है वो आपका 2 नाइट्रोजन है। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और एक ये रहा, तो 2 और 1 3 हो गया। अब देखो भी मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं भी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम और कर देते हैं अपन, ये लो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए आपको। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे उत्पाद के रूप में 1 नाइट्रोजन ये रहा, सॉरी 2 नाइट्रोजन ये रहे, और 1 नाइट्रोजन ये रहा, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 3 नाइट्रोजन है। अब इसको 3 बनाएंगे तो 3 3 9, तो आपका यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन होगा वो 3 3 9 ऑक्सीजन हो जाएगा, 9 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 9 होगा, तो इसको एक बार यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं, इसको 2 से इसको 2 से करोगे, 2 हाइड्रोजन ये और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखो भी नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ये रहा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, अभी 2 नाइट्रोजन ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 ये हो गए, टोटल 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन तो ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ऑक्सीजन ये रहा, और 2 2 4, 4 ऑक्सीजन ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने हो गए भी, नहीं हाँ 2 ये रहे, 2 और 2 4, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 6, और ये देखो भी 3 ये है और 2 से गुणा हो रहा है, तो 3 2 6 यहाँ पे है, तो 4 6 12 आ रहे भी, टोटल कितने 6 ये रहे, और 4 2 6 ये रहे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो भी 6 बन रहे हैं क्या, 4 3 12 12 बन रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भी। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देख लो भी 4, ये इससे 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी ये 2 से है और ये भी 2 से है, तो आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा भी, 1 नंबर है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी। प्रतिरोधकता क्या होती है? एक तो होता है प्रतिरोध, दोनों अलग अलग होते हैं अभी। एक तो होता है प्रतिरोध और एक होती है प्रतिरोधकता। एक होती है प्रतिरोधकता जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, दोनों अलग अलग है। अब प्रतिरोध है वो लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करता अभी, ठीक है, पदार्थ की लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करता और पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के ऊपर निर्भर नहीं करता। लेकिन प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की बनावट के ऊपर निर्भर करती है। अभी पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, वो उसकी प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता है वो किस मेटल से बना हुआ है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे लंबाई बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट बढ़ाने से, घटाने से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगर ये मान लो भी प्रतिरोधकता कोई स्टील है, स्टील की प्रतिरोधकता ये मान लो भी 2 है, ठीक है, स्टील की प्रतिरोधकता कितनी है? 2 है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है भी, ओम मीटर है। तो यहाँ पे इसका अगर स्टील का प्रतिरोधकता मान लो भी 2 ओम मीटर है तो स्टील का तार है वो आप कितना ही लंबा कर दो उसकी प्रतिरोधकता आपको 2 ओम मीटर ही रहेगी। चीजें समझ में आ गई। लेकिन प्रतिरोध है वो चेंज हो जाएगा भाई। प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार वो बदल जाता है, ठीक है, तापमान के अनुसार भी बदल जाता है। लेकिन प्रतिरोधकता है वो अगर स्टील की, या फिर ये मान लो भी लोहा है, लोहे का कोई तार है, अब लोहे की प्रतिरोधकता ये मान लो भी 5 दे रखी है आपको, लोहे की प्रतिरोधकता है वो 5 ओम मीटर है, तो उसकी प्रतिरोधकता है वो 5 ओम मीटर ही रहेगी। चाहे आप वो उस तार को 10 किलोमीटर लेके जाओ, चाहे आप 20 किलोमीटर लंबा कर दो, चाहे आप 50 किलोमीटर लंबा कर दो, उसकी जो प्रतिरोधकता है वो 5 ओम मीटर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध है वो चेंज हो जाता है। चीजें समझ में आ गई। तो वो बनावट के ऊपर डिपेंड करता है भी किस मेटल से बना हुआ है, तो प्रतिरोधकता उसी पे डिपेंड रहती है। आगे देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट दे रखा है सभी टीवी, सारे के सारे जो टीवी है वो किसके अंदर आ जाएंगे? सारे के सारे टीवी है वो आपके रेडियो के अंदर आ जाएंगे। और कुछ रेडियो है वो क्या है? मोबाइल है, तो ये लो मोबाइल आ गया। और सभी मोबाइल है वो क्या है? पेन ड्राइव है, तो ये लो पेन ड्राइव के अंदर आ गया। अब देखो भी कुछ रेडियो पेन ड्राइव है क्या? कुछ रेडियो है वो पेन ड्राइव है क्या? बिल्कुल सही बात है, रेडियो वाला है वो पेन ड्राइव को काट रहा है। और कुछ टीवी मोबाइल है क्या? कुछ ये जो टीवी है वो मोबाइल है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहला है, पहला निष्कर्ष है वो सही है, दूसरा निष्कर्ष है वो गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन है वो सेंटीमीटर की क्यूब ज्ञात, 8 सेंटीमीटर गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। व्यास है तो उसका जो क्षेत्रफल, जो त्रिज्या होगी आर होगी वो क्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी भी। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, पाई आर की क्यूब। अब देखो भी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर तो नहीं रहा, 22 चौके 88 और 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 88 का 64 के साथ में गुणा करवा दो, 88 का 64 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 5632 आ जाएगा। अब 5632 में 21 का आप भाग दे दो, 5632 में 21 का आप भाग दोगे तो ये आपके पास में 268.19 आ जाएगा भाई, 268.19 आ जाएगा। आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो दयानंद सरस्वती है वो आर्य समाज के संस्थापक थे भी, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है भी? औसत चाल बराबर, अब दूरी समान होनी चाहिए। दूरी अगर समान है तो यहाँ पे 2xy फॉर्मूला होता है, 2xy और x प्लस में y हो जाएगा। तो 2xy का मतलब क्या होता है? x यानी एक तरफ की चाल और y है वो एक तरफ की चाल हो जाएगी, यानी x है वो जाने की चाल है तो y है वो आने की चाल हो जाएगी भी। अब 2 जाने की चाल कितनी है? 20 इंटू 30 और अपॉन में 20 और 30 50 हो जाएंगे। अब इसको काटोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5, 5 6 30, 6 2 12, 12 2 24। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत चाल 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है 30 सैनिक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रामसिंह पंक्ति के दाएं सिरे से 6ठे स्थान पर है और अभिमन्यु पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। तो रामसिंह और अभिमन्यु के बीच में कितने सैनिक खड़े हैं ये आपको बताना है।
तो ये दाएं सिरे से छठा है भी, और ये 14वां है। अब दोनों के स्थान को जोड़ो तो टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो ये 30 में से घटा दो, ठीक है भी। इसने बोला है भी राम सिंह दाएं सिरे से छठे स्थान पर है और अभिमन्यु दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। 1 मिनट के लिए भी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो गोल घुमा रहा है। देखो अब इसमें सोल्व करते हैं अपन। इस प्रकार से एक है, दोनों दाएं दाएं से है भी, दोनों का दाएं से है, यानी ये आपका राम सिंह है एस आर से राम सिंह, और ये यहाँ से क्या है, छठे स्थान पर है। और उसके बाद में अभिमन्यु है वो यहाँ पे है, ए से अभिमन्यु। अब अभिमन्यु है वो भी इधर से है, दाएं से है, और कौन से स्थान पे है, अभिमन्यु 14वें स्थान पर है। अब देखो भी, अब अपन बात करते हैं, तो मैंने अभिमन्यु को काउंट किया तो बताओ भी राम सिंह काउंट हुआ ना, साथ में राम सिंह है वो साथ में काउंट हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे इस राम सिंह को मैंने काउंट किया तो यहाँ पे राम सिंह आ गया भी। अब ये कौन से स्थान पे है, ये छठे स्थान पर है, ये क्या है, छठे स्थान पर है, और ये 14वें स्थान पर है। अब इन दोनों के बीच में बताना है आपको, इन दोनों के बीच में बताना है। तो यहां से देखो भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 कौन सा हो जाएगा, ये आपका अभिमन्यु हो जाएगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे देखो भी मैंने अभिमन्यु को काउंट किया, तो अभिमन्यु को काउंट करते ही मेरे पास में क्या है, ये जो आपका आर है ना, ये साथ में काउंट हो गया, ये क्या है, साथ में काउंट हो गया। अब 14 में से आप 6 घटाओगे, 14 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास में कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा, आपको एक एक्स्ट्रा में से घटाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा में क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने अभिमन्यु को काउंट किया था तो आपके साथ जो आपका आर यानी जो राम सिंह है वो काउंट हो गया था। लेकिन जब आप राम सिंह का स्थान काउंट कर रहे हैं तो राम सिंह दाएं सिरे से छठा है, तो ये एक बार फिर यानी राम सिंह 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार तो जब अभिमन्यु को काउंट कर रहे हैं तो इसमें काउंट हो रहा है, और एक बार जब राम सिंह खुद को काउंट कर रहे हैं तो ये काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभिमन्यु और राम सिंह, जो राम सिंह है वो क्या है, 2 बार काउंट हो रहा है। राम सिंह को एक बार काउंट करने के लिए हमने क्या है, एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है यानी गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसमें बोला है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट ब्लड कार्पल्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी जो WBC होती है, WBC उसके अंदर है, वो जो श्वसन के जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। वो पिगमेंट किस में होते हैं भी, श्वसन के जो पिगमेंट होते हैं वो RBC के अंदर होते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को क्या है, जोड़े रखता है भी, 4 अणुओं को पकड़े रखता है। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, रक्त को ऑक्सीजन को क्या है उसकी सप्लाई करता है भी, ठीक है, रक्त के साथ में। तो यहाँ पे इसने बोला है भी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन वर्णक है, वो किस में पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। नहीं, WBC में नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन है वो RBC में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन को ही एक प्रकार से रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, अब इसके अंदर देखो भी पहला ऑप्शन में क्या बोला है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जल के यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन की तुलना में पानी में क्या है, ज्यादा घुलनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद दूसरा जो आपको दिया गया है, दूसरा इसमें दिया गया है जो पायरुविक एसिड होता है, ये कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, यानी पायरुविक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इन द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जो पायरुविक जो लैक्टिक है या फिर पायरुविक अम्ल है, ये क्या होता है, C3H4O3। तो यही बोला इसने भी, इसके अंदर है 3 कार्बन के 3 अणु होते हैं। कार्बन के पायरुविक अम्ल है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भी। ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर है वो पायरुविक जो अम्ल है वो क्या है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या थकान का अनुभव होता है। और जो पायरुविक अम्ल है ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप फॉर्मूले के अंदर देख पा रहे हैं। देन उसके बाद में 3 नंबर में आपको दिया गया द वॉल ऑफ एल्वियोल्स कंटेन्ड एन
एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेल्स। तो यहाँ पे इसने बोला भी जो एल्वियोल है जी, एल्वियोल की जो दीवारें हैं उनमें रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषवस्तरण वर्णक है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, ये गलत है। कहाँ पे होता है? आरबीसी के अंदर होता है, और आरबीसी के अंदर श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन भी। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में इसको सोल्व करेंगे। जैसे 5 की पावर, ये पिछले पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के। 5 की पावर 3n प्लस में 2 है, और अपॉन में क्या है? 5 की पावर है वो 4n माइनस में 1 है, माइनस में क्या है? 1 है। अब बराबर में इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब ये यहाँ पे क्या है? भाग में। अभी ये संख्या भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगी तो ये गुणा में चली जाएगी, तो ये गुणा में आ जाएगी, और ये हो जाएगी गुणा 5 की पावर 4n माइनस में 1। अब यहाँ पे देखो भी आधार समान है, आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। आधार समान है तो क्या है? यानी यहाँ पे क्या है? आधार क्या है? मल्टीप्लाई के अंदर है। आधार मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या है? घातें जुड़ जाएगी। घातें जुड़ जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी घात कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 4n माइनस में 1 प्लस में 2, और यहाँ पे आपका क्या है? बराबर, और ये है 5 की पावर 3n प्लस में 2। आप देखो भी यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है, और जो आपका आधार है वो क्या है? बराबर भी है। तो आधार बराबर है तो घाते भी बराबर कर दो। तो यहाँ पे 3 की पावर n यानी 3n प्लस में 2 बराबर में 4n माइनस में 1 प्लस में 2। अब यहाँ पे कितना बचेगा भाई? ये प्लस का 1 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, और उसके बाद में ये 3n है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n। यहाँ पे क्या बचेगा भाई? 4n से n ही बचेगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी मिश्र धातु है एल्युमिनियम और निकल, एल्युमिनियम और निकल, इसका रेशियो दे रखा है 3:4 है के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है जानी है। तो इससे बनाने के लिए 36 kg एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम की कितनी आवश्यकता होती है? 36 kg की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गुणा कितने से किया है? 12 से गुणा किया तभी 36 हुआ है, तो इसको भी 12 से गुणा कर दो भी। 12 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 48। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा? तो ये इस प्रकार से HMADIST। तो यहाँ पे A आएगा पहले, फिर आएगा D, और उसके बाद में आएगा H, फिर आएगा I, और उसके बाद में आपका आ जाएगा M, और फिर आ जाएगा S, और फिर आ जाएगा T। तो दो ऐसे हैं अक्षर जिनके स्थान है वो अपरिवर्तित रहेंगे, S और T का। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको मैंगोज और हेयर का कोड बताना भी क्या होगा मैंगोज का। तो यहाँ पे इन दोनों में, यानी पहले तो इसके अंदर यानी मैंगोज आर हेयर, और आपका नो फ्रूटी इज लाइक, इन दोनों में देखो भी क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में मैंगोज आर हेयर और नो फ्रूटी इज लाइक, दोनों के अंदर है वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंगोज, और उसके बाद में इसमें देखो भी मैंगोज और मैंगोज आर हेयर और आई एम हेयर। तो यहाँ पे हेयर का क्या हो जाएगा अभी? आई एम हेयर और मैंगोज आर हेयर। तो दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है? दोनों के अंदर हेयर, यहाँ पे हेयर का कोड आ जाएगा आपके पास में, हेयर को लिखिएगा। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है अभी? दिन, DIN। तो इनका हेयर का DIN कॉमन कोड हो जाएगा। अब इसमें देखो भी इसके अंदर आर, देखो भी किस में कॉमन आ रहा है? आर है वो कहाँ पे कॉमन आ रहा है? उसके बाद में आर देखो भी किस में कॉमन आ रहा है? एक बात तो देखें तो यहाँ पे आर हेयर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नो फ्रूटी इज लाइक मैंगोज। अब इसमें देखो भी मैंगोज कॉमन आ रहा है ना, इसमें मैंगोज है और इसमें भी मैंगोज है, दोनों में मैंगोज कॉमन आ रहा है पहले और दूसरे में। तो इन दोनों में देखो भी क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पे TOD दिन और मूल, और यहाँ पे माडो सी फैल पर टोड। तो यहाँ पे मैंगोज का क्या लिख रहा है भाई? MANGOES। तो मैंगोज का लिख देगा TOD। दोनों में TOD, यानी इसमें भी क्या TOD है और इसमें भी क्या TOD है। तो TOD और दिन
ये क्या है, मैंगोज और हेयर के आपके कोड हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किसके रूप में करते हैं? अब स्वपोषी कौन से होते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। और भोजन अपना स्वयं कौन बनाते हैं? पौधे, वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, यानी पौधे। या फिर बोल दे स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं, या फिर बोल दे भी पौधे है वो अपना भोजन है वो किस रूप में संग्रह करते हैं? तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में वो अपना भोजन है वो संग्रह करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भी जंतु अपना भोजन है वो किस रूप में संग्रह करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करते हैं। जंतु है वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करते हैं। और स्वपोषी या फिर बोल दे पौधे हैं वो अपना भोजन है वो स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 22 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब 22 नंबर क्वेश्चन में 617 के अंदर 8 जोड़ो, 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 25 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये 25 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब 25 को फिर 11 के साथ में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और 36 हो जाएगा। अब 36 है फिर 6 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब 6 को फिर 190 के अंदर जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा, और 196 को 14 के रूप में बाहर निकाल लो तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है भी विच स्टेटमेंट इज इफेक्ट विच सिस्टम इज इफेक्ट द मोस्ट बाय एड्स। तो यहाँ पे एड्स है वो सबसे ज्यादा है वो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है, नुकसान करता है, ये आपको बताना है। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, WBC को कमजोर करता है भी वो, WBC को कमजोर करता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो WBC है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको लॉस करता है, उसका लॉस करता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे भी, ठीक है ना। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स का जो होता है वायरस होता है HIV, इन दोनों की आपको फुल फॉर्म है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा 25 ये एड्स और HIV यानी मैंने बहुत बार आपको ये फुल फॉर्म बताई है, इट्स ओके, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं भी आपको। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से दी गई है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? अभिक्रियाशीलता का क्रम मैंने आपको बताया है। के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है क्यों होगी आगे औरत, ये ट्रिक है भी इसकी। तो के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है, फिर प्रभु है क्यों होगी, क्यों होगी यानी HG, क्यों होगी आगे औरत, और यहाँ पे प्लेटिनम आ जाता है। ये होता है इसका अभिक्रियाशीलता क्रम। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो भी इन Zn कहाँ पे है? Zn भाई साहब ये रहे। और लोहा कहाँ पे है? तो लोहा ये रहा Fe। और कॉपर कहाँ पे है? कॉपर ये रहा। और उसके बाद मैग्नीशियम कहाँ पे है? तो मैग्नीशियम ये रहा। तो इन तीनों से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो इन तीनों से मैग्नीशियम हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 25 नंबर क्वेश्चन में है यदि प्लस का अर्थ यानी 215 और गुणा को क्या लिख रहा है? भाग लिखेगा, और 15 से भाग कर रहा है, भाग को क्या लिखेगा? माइनस लिखेगा 4, और माइनस को क्या लिखेगा? प्लस लिखेगा 18, और गुणा को क्या लिखेगा? गुणा को लिखेगा ये भाग, गुणा को लिखेगा भाग। अब 15 से काटोगे तो ये 15 बार चला जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 6 बार चला जाएगा, और उसके बाद में 15 और 6 21, और 21 में से 4 घटा दोगे। कैसे क्या कर दिया अभी? रुको 1 मिनट, ये क्या है? अब यहाँ पे भाग है, भाग को क्या लिख रहा है अभी? भाग को माइनस लिख रहा है, ठीक है 4, और माइनस को क्या लिखेगा? माइनस को प्लस लिख रहा है 18, ठीक है। और यहाँ पे गुणा है, और गुणा को भाग लिख रहा है अभी, तो सही है 15 आ गया। और गुणा को क्या लिख रहा है अभी? गुणा को भाग लिख रहा है। 15 बार कट गया अभी, 215, 15 कितने होते हैं अभी? 215 ही होते हैं क्या? 15 215 सही है अभी, ये 15 बार कटेगा। 15 एकम 15, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस का निशान है यानी 15, और माइनस का 4 है, और प्लस का कितना है? 6 है। कहीं पे भी गलती कर रहे हैं अभी अपन, गलती क्या कर रहे हैं? 215 सॉरी 5 अभी, ये देखो अभी 5 अभी, ठीक है। तो 5 है तो इसको 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 3 15, 43 आ जाएंगे। और यहाँ पे ये माइनस में है तो 43 में से -4 जाएंगे तो 39 बचेंगे, और 39 में 6 जोड़ दूंगा मैं तो मेरे पास में 45 आ जाएगा। फिर
यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो क्षोभ सीमा है वो क्या है, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था सबसे नीचे होती है वो क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद में समताप मंडल आती है, उसके बाद में मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और फिर आता है बहिर्मंडल। तो 5 यहाँ पे आपके मंडल होते हैं भी, 5 परत होती है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आएगा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन और 5वां आएगा बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा भी क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्षोभ सीमा अलग करती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले भी समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन अलग करता है? तो समताप मंडल और मध्य मंडल को समताप सीमा अलग करती है, और इसी प्रकार से मध्य मंडल और आयन मंडल को मध्य सीमा अलग करती है। इट्स ओके। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आलोक बिंदु बी से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। तो उत्तर में 5 किलोमीटर चलेगा, ये लो 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है भी, ये लो दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में इसने बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये लो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा वापस। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, ये लो 3 किलोमीटर चल गया। अब बिंदु एक्स के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे एक्स है और चला कहां से था? बी बिंदु से चला था यहाँ से। ठीक है, अब बिंदु एक्स से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसे बिंदु एक्स यहाँ पे है और इससे इधर चलेगा तो पश्चिम में चलना पड़ेगा और 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल दूरी 10 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर वो चल गया तो पश्चिम में 7 किलोमीटर, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमें से किस शहर के अंदर है? तो पुणे के अंदर है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 29 नंबर क्वेश्चन में बोला फरहान का 8 वर्ष पहले फरहान का विवाह है 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की उसकी आयु की 9/7 गुनी है। तो मैं मान लेता हूं भी विवाह के समय उसकी आयु है वो x थी, अब वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी भी, क्योंकि उसका विवाह है 8 वर्ष पहले हुआ था। तो मैंने ये विवाह के समय आयु मानी है, विवाह के समय उसकी आयु फरहान की x थी, तो वर्तमान में उसकी आयु x + 8 हो जाएगी। अब इसने बोला भी वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है। तो 9/7 गुनी है, तो आप यहाँ पे 9/7 गुनी इसको कर दो भी, इसको क्या करोगे 9/7 गुनी करोगे और ये क्या हो जाएगा? अब बराबर हो जाएगा। अब देखो भी ये 7 इसके नीचे है और ये क्या है? यहाँ पे क्या है? भाग में है, तो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो 7 को क्या कर दो? इसके गुना में कर दो भी, 7 के इसके गुना में करोगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर में आपके पास में 7x प्लस में 56। अब ये 9x 7x है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में 56, तो x बराबर में आपके पास में आ गया 28। तो फरहान की आयु है वो विवाह के समय कितनी थी? तो 28 वर्ष थी। अब आगे क्या बोल रहा है? वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। अब 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, उस समय उसका कितने साल का था? वो 28 साल का था। अब वर्तमान में लेके आएंगे तो 8 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे? 36 साल का हो जाएगा। वर्तमान में फरहान है वो 36 साल का हो गया। अब उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु है वो उसकी आयु की 1/6 है, तो 1/6 करोगे इसको तो ये 6 कम 6 6 6 36, तो वर्तमान में उसकी पुत्री कितने साल की है? 6 साल की है। अब इसने बोला 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या थी? तो माइनस कर दो 3, तो 3 वर्ष की हो जाएगी। 6 में से 3 जाएगा तो 3 वर्ष की बचेगी। 3 वर्ष पहले उसकी आयु है वो 3 वर्ष थी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है 2 संख्याओं का अनुपात 11:17 और उसका अंतर है वो 18 है। 2 संख्याओं का अनुपात है वो 11:17 है और उसका अंतर 18 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी HCF और लघुत्तम समावर्त क्रम से क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। 2 संख्याएं मैं मान लेता हूं वो संख्याएं क्या है? 11 और 17 है। तो हमारे अनुसार उसका अंतर कितना आ रहा है अभी? हमारे अनुसार उसका अंतर आ रहा है वो आपका आ रहा है 6 वर्ष का। उन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 6 का आ रहा है, लेकिन वो पर्सन में दे रखा है 18 का आ रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो वो संख्या देख लो भी क्या है, इसको 3 से गुणा करो 33 और इसको 3 से गुणा करोगे तो 51। अब देखो भी 33 और 51 वो संख्या ही आ गई। अब मेरे को ये बता दो इसका HCF कितना आ रहा है? HCF होता है कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 51 को भी और 33 को दोनों को डिवाइड कर दे।
तो आप बोलोगे सर इसका अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें 33 का, तो 33 का अभाज्य गुणनखंड होता है जैसे कि 3 इंटू 11, और 51 का क्या होगा, 51 का होगा 3 इंटू 17। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो कहने का मतलब एचसीएफ क्या है इसका 3 है। 3 ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर है, 3 ऐसा बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 33 को भी डिवाइड कर देगी और आपके 51 को भी डिवाइड कर देगी। अब देखो भी इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, आप 11 इंटू 17 को पहले गुणा करवाओगे और उसके बाद में 3 से गुणा करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 3 33, अब 17 को और 33 से गुणा करवा दो, 17 को 33 से गुणा करो, 7 21 2 और 3 एकम 3 2 5 और उसके बाद में 1 और 5, तो ये आ जाएगा 1 6 और 5, तो 561 हो जाएगा। भी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 561, एचसीएफ आ जाएगा 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अब इसमें बोला भी इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स प्लस एक, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है भी आपको इस प्रकार से। अब इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, ये लीजिएगा, इसमें ट्रायंगल में एक आपको साइड दे रखी है वो एक्स प्लस में 1 दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है 7 माइनस में x, और तीसरी आपको साइड दे रखी है वो दे रखी है 4x माइनस में 2, ये साइड दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ x, अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है फॉर विच ऑफ द ट्रायंगल प्रेजेंट एन आइसोलेस ट्रायंगल इज। अब आइसोलेट ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। भी क्या होता है, भी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा है वो समान हो। अब दो भुजा समान हो तो यहाँ पे कोई भी दो भुजा बराबर कर दो आप, पहले मैं इसको और इसको बराबर कर रहा हूं भी, ठीक है, ये ए बी और सी है। अब देखो भी ये बढ़िया क्वेश्चन है, x प्लस में 1 बराबर में 7 माइनस में x, मैंने मान लिया भी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर किया, तो ये x यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2x, और ये एक यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6। अब देखो भी x बराबर क्या आ जाएगा 3, x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो x का मान यहाँ पे रखो, तो एक आपका आ जाएगा 3, एक क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा भी, यानी इसके अंदर 3 का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपकी भुजा कितनी होती है, यहाँ पे देखो भी ये x प्लस में 1 है, तो यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो ये भुजा 4 हो जाएगी, और इसी प्रकार से यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये 7 माइनस में x है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे रखेंगे x का मान 3 रखेंगे तो ये देखो भी x का मान जब 3 रखेंगे तो ये 4 3 12, और यानी 4x माइनस में 2, और यहाँ पे x का मान रखेंगे 4 3 12, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। अब देखो आप बोलोगे सर ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। अब ये होगा क्यों नहीं वो देखो, अब त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है भी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये बोलती है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ा जाता है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ा जाता है तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। वो क्या है, तीसरी भुजा से, उसका मान क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो भी इन दो भुजाओं को जोड़ो, आप इन दो भुजाओं को जोड़ोगे तो 4 और 4 8 होते हैं, और यहाँ पे तीसरी भुजा क्या आ रही है 10 आ रही है, तो ये तीसरी भुजा से छोटा है। लेकिन त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये बोलती है भी जब भी कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ा जाता है तो वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, वही त्रिभुज है वो मान्य होगा, अन्यथा त्रिभुज मान्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो भी 4 और 4 8 हो रहे हैं, 4 और 4 दोनों को जोड़ा मैंने 8 हुआ, लेकिन ये तीसरी भुजा से तो छोटा है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो ये मान है वो अपना बराबर नहीं है, यानी x प्लस 1 और 7 माइनस x है, ये भुजा दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो भी कोई दो और भुजा उठाओ आप, अब दो कोई और भुजा उठाओगे, ये प्लस का है भी, ये क्या है प्लस का है। अब यहां से इसको माइनस करो, रफ कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस भुजा को और इस भुजा को उठाता हूं मैं, 7 माइनस एक्स बराबर कर देता हूं 4x माइनस में 2। अब देखो भी यहां से 4x इधर जाएगा, या फिर इस x को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपके पास में बचेगा 5x, क्या बचेगा भाई 5x बचेगा, और यहां पे इधर इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी 5x बराबर 9 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9/5 आ जाएगा। अब 5 एकम 5 बच गया 4 40, 5 8 40, यानी 1.8 आ गया। अब 1.8 आ गया, अब x का मान है वो 1.8 रख के देखो आप सभी में, x का मान 1.8 रख के देखोगे तो यहाँ पे है x प्लस में 1,
और इसका मान यानी ये कितना हो जाएगा भी 2.8 हो जाएगा। भी x का मान क्या है 1.8 है और इसमें एक और जोड़ दिया तो 1.8 में एक जोड़ोगे तो 2.8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 माइनस में 1.8 यानी 7 के अंदर से 1.8 आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। अभी देख लो इधर 0 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ पे बचा 6 में से 5 जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 तो 5.2। अब इसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें देखोगे तो यहाँ पे 4 गुणा में अभी 4 गुणा 1.8 है तो 18 चौके 72 होते हैं, 7.2 आता है। 18 चौके 72 यानी 18 को 4 से गुणा करोगे तो 7.2 आ जाएगा और 7.2 से 2 माइनस करोगे, 7.2 से 2 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा अभी 5.2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, दो समान भुजाएं, जब कोई दो भुजाओं को जोड़ा जाता है, जब कोई दो भुजाओं को जोड़ा जाता है तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। देख लो भी इन दोनों को जोड़ोगे 5 5 10 तो ये 10.4 आ रहा है और तीसरी भुजा क्या है 2.8 है। तो जब कोई दो भुजाओं को जोड़ा जाता है, जब कोई भी दो भुजाओं को जोड़ा जाता है यानी हमने इन दो भुजाओं को जोड़ा है तो ये दोनों भुजाओं को जोड़ा तो ये तीसरी से बड़ी होनी चाहिए और वही यहाँ पे हो रहा है। भी इन दोनों भुजाओं को जोड़ा है तो वो तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है तो ये त्रिभुज है वो एकदम सही है। तो आपका मान 1.8 है वो एकदम सही है अभी यहाँ पे। अब तीसरी एक कंडीशन और बची है आपके पास में, अब एक कंडीशन और बची है वो और लगा के देख लो आप, ठीक है, आपका जो बैम है वो दूर हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे ये आप लगा के देखोगे, अब क्या है x प्लस में 1 और बराबर में 4x माइनस में 2, इसको बराबर करो आप, इसको बराबर करोगे तो यहाँ से इस x को इधर लेके आऊंगा तो ये 5x बचेगा आपके पास में और इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास में 3 बचेगा। अब 5 यानी 5x बराबर क्या आ गया 3 आ गया और यहाँ पे x बराबर में कितना आ जाएगा अभी, सही है क्या, x बराबर में कितना आ जाएगा अभी 3/5 आ जाएगा अभी, 3/5 आ जाएगा। अब हमने इसको और इसको बराबर किया है तो ये आपका इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और नहीं 5x कैसे होगा अभी, क्या कर दिया, क्या कर रहे हो भाई। अब देखो भी इस x को इधर लेके आएंगे तो ये 3x ही बचेगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 3 बचेगा। तो x का मान आपके पास में 1 आ गया। अब x का मान 1 आ गया तो यहाँ पे रख दो आप। अब x का मान 1 आ गया तो यहाँ पे रखोगे तो देखो भी अब x का मान 1 रखोगे तो 1 और 1 2 हो गया और यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, यानी 4 एकम 4 और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखो भी ये दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा क्या है बराबर है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ो, इन दोनों भुजाओं को जोड़ो तो ये क्या है तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 और 2 4 हो गए। अब 4 है वो बताओ मेरे को 6 से बड़ा है क्या, 6 से छोटा है, छोटा नहीं होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। तो आपकी जो भुजा बराबर होगी वो 7 माइनस में x बराबर होगी 4x माइनस में 2, ये भुजा बराबर होगी तब आपका मान है वो 1.8 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तभी तो यहाँ पे 1 दे रखा है, अभी देखो ऑप्शन में 1 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है। अगर प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो आप क्या 1 भी करके आओगे और 3 भी करके आ सकते हो, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला भी 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब k है, k और n दोनों सिरों पर बैठे हैं, k को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ और n को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। r l के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो इस प्रकार से, r है वो l के बाईं ओर बैठा है, भी ये लो बाईं ओर बिठा दिया। m n के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, m है ना वो n के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो m यहाँ पे आ जाएगा। k और l दोनों r के ठीक बगल में है तो r यहाँ पे आ जाएगा और l यहाँ पे आ जाएगा। k और l है वो r के ठीक बगल में बैठा है। अब इसमें बोला है भी बाएं सिरे से गणना करने पर r किस स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है। बाएं सिरे से गणना करोगे तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है, भी अपवर्तन होगा और अपवर्तन के कारण क्या होता है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी, ठीक है। या फिर ऊंची उठी हुई दिखाई देगी और मुड़ी हुई दिखाई देती है तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है भी, ठीक है। जब किरण है वो संघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब किरण है वो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो वो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इनमें से किस तत्वों में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तो कोष होने चाहिए और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं पहले मैग्नीशियम को उठाता हूँ। मैग्नीशियम भाई साहब कितने पे आते हैं, तो मैग्नीशियम आता है परमाणु क्रमांक 12 होता है अभी मैग्नीशियम, ठीक है। अब 12 होता है तो पहले कोष के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है।
दूसरे कोष के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने हो गए टोटल? टोटल 10 हो गए। आने कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो तीसरे कोष के अंदर कितने आ जाएंगे? तीसरे कोष के अंदर 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 CONG इलेक्ट्रॉन जो आपके बच गए। अब जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा? मैग्नीशियम अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये 2 CONG इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। या तो ये क्या करे? 2 को त्याग दे, या फिर ये 6 ग्रहण कर ले। तो 6 ग्रहण करने में क्या ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो ये क्या करेगा? 2 को त्याग देगा। तो जो त्यागता है या फिर ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? तो वो उसकी CONG इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो उसके क्या कहलाते हैं? CONG इलेक्ट्रॉन। या फिर ये बोल दे भी लास्ट ऑर्बिट के अंदर, लास्ट जो कोष है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जो संख्या बची हुई है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका कहलाता है CONG इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के अंदर है वो देखो भी, ये K है, ये L है और ये M है। तो यहाँ पे K, L और M यानी 3 कोष हो गए। तो 3 कोष किसके अंदर होते हैं? और 2 CONG इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कोष तो मैग्नीशियम के अंदर होते हैं और 2 CONG इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, बाकी और किसी में देख लो भी, बाकी क्लोरीन है, फास्फोरस है और आपका सिलिकॉन है, इसके अंदर देख लो परमाणु क्रमांक के आधार पर देख लो। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका सभी का लगा करके आप देख लो और किस किस में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 36 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है भी ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी को एक साथ मिलाकर कार्य किया जाता है तो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा? ये लो ए आ गया, ये बी आ गया। अब यहाँ पे ये 12 दिन में करता है और ये 8 दिन में पूरा करता है। दोनों का एल्शियम ले लो, 24 आ गया, 12 2 24 और 8 ये 24। दोनों एक दिन के अंदर है, वो दोनों है वो एक दिन के अंदर 5 कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करने कितने हैं? 24। तो यहाँ पे 5 से गुणा भाग दे दो, फिर 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, बच गया 4 40 और लग गया पॉइंट। 4.8 दिन के अंदर कितने दिन में पूरा करेंगे भी? 4.8 दिन के अंदर है वो पूरा कर देंगे। आपका 36 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन यानी N2 के अणुओं में, यानी नाइट्रोजन के अणुओं में होता है। तो नाइट्रोजन के अणुओं में त्रिबंध होता है। नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? त्रिबंध होता है। अब नाइट्रोजन आता कितने पे है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अब 7 नंबर पे आएगा तो यहाँ पे पहले कोष के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष के अंदर कितने आ जाएंगे? फिर दूसरे कोष के अंदर है वो दूसरे कोष के अंदर कितने आएंगे भी? 7 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 5 आएंगे, 5 आएंगे। अब नाइट्रोजन क्या करे? नाइट्रोजन अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, ठीक है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो अब ये क्या करेगा? इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, अभी एक नाइट्रोजन है वो यहाँ पे है, इसमें भी 2 है, यानी N2 दे रखा है ना, इसने N2 दे रखा है, N2 दे रखा है। तो दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करेगा, यानी इससे क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने हैं? यहाँ पे इसके पास भी ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेगा। तो इसके है वो कितने हो जाएंगे? पूरे 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसका जो कोष है वो अष्टक है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो आपका नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये क्या कर लेगा? अपना जो कोष है वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? अभी त्रिबंध होता है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में तिहरा बंध या फिर त्रिबंध होता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी इनमें से कौन सा किसी फर्म के लिए स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट का एक उदाहरण नहीं है? तो वो हो जाएगा अनुरक्षण और मरम्मत। अनुरक्षण और मरम्मत है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। बाकी रेटल लीज है, ये स्थिर लागत का उदाहरण है। बीमा है यानी इंश्योरेंस है, ये भी स्थिर लागत का उदाहरण है। और प्रॉपर्टी टैक्स है यानी संपत्ति कर है, ये भी क्या है? आपका स्थिर लागत का उदाहरण आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 39 नंबर क्वेश्चन में 13 मई 2007 को क्या है? संडे है, ठीक है भाई।
और आपको ज्ञात क्या करना है, 17 मई ज्ञात करना है। 17 मई 2013 को आपको बताना है क्या होगा। अब उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं। कन्वर्ट क्या करूंगा, 13 मई और 2017 को 2013 है, तो 2013 को कौन सा वार होगा पहले मैं ये ज्ञात कर लेता हूं। अब 2007 से लगा तो 8 आ गया, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 13 आएगा। अब देखो भी इसमें कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 साल है टोटल। इसमें से 12 है वो क्या है, एक लीप वर्ष है, और 8 है ये भी क्या है, लीप वर्ष है। तो 2 और जोड़ दो इसमें, तो 6 और 2 8 हो गए भी। टोटल कितने हो गए, 6 और 2 8, तो 8 एक्स्ट्रा दिन है। अब 8 के अंदर है वो मैं 7 का भाग दे देता हूं। अब इसके अंदर देखो भी 2 दिन यानी 8 है, और 8 में 7 का भाग दूंगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा भी, 1 दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो संडे से 1 दिन आगे, संडे से 1 दिन आगे, तो यहाँ पे 13 मई 2013 को क्या कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, यानी मंडे आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको जाना क्या है, आपको जाना है 17 मई को जाना है। तो 13 और 4 17 होते हैं, 13 और 4 17 होते हैं, तो इससे सोमवार से 4 दिन आगे और कर दो। सोमवार से 4 दिन आगे करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। 17 मई 2013 को शुक्रवार, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी कितने व्यक्ति गायक होने के साथ साथ नर्तक भी हैं लेकिन चित्रकार नहीं है। कितने व्यक्ति गायक होने के साथ साथ यानी सिंगर होने के साथ साथ डांसर भी है, लेकिन क्या है, पेंटर नहीं है। तो पेंटर नहीं है तो इस वाले कॉलम के अंदर है वो नहीं आना चाहिए। दोनों के अंदर ये वाला कॉलम 14, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला भी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। अब आपको अगर पाइरूवेट यानी जो पाइरुविक अम्ल होता है, पाइरुविक अम्ल का अगर फॉर्मूला पता है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं भी कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। देखो भी पाइरुवेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H4O3। अब इसमें कार्बन के अणु कितने हैं, कार्बन के 3 अणु, अभी कार्बन के 3 अणु हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ही तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 3 कार्बन यानी पाइरुवेट के अंदर 3 ही कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे 3 ही अणु बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, 3 अणु बनेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन से, पाइरुवेट का विघटन होता है ना, तो एक चीज और भी ध्यान रखना, पाइरुवेट का जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो विघटन होता है तो वो कौन सी विधि होती है, भी वो क्रेबस चक्र होता है। क्रेबस चक्र के दौरान होता है, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2O बनेगा, एक आपका बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक 686 या फिर अपन बोल सकते हैं भी 36 ATP है वो आपको ऊर्जा मिलेगी इसमें, ठीक है। 2 ATP है वो पहले मिल चुकी है, टोटल जो आपसे पूछ ले टोटल है वो 38 ATP मिलेगी, और 2 ATP है वो आपको पहले, यानी अपन बात करें ग्लाइकोलाइसिस चक्कर की बात करते हैं तो उसमें मिलती है भी आपको 2 ATP है वो ऊर्जा वहां पे मिल जाती है आपको। जब ग्लूकोज है वो पाइरुवेट के अंदर विकसित होता है ना, ग्लूकोज पाइरुवेट के अंदर विकसित होता है अनोक्षी शोषण के दौरान, ऑक्सीजन की एब्सेंट में, तो वहां पे आपको क्या है, टोटल तो 4 ATP प्राप्त होता है वहां पे, लेकिन उसमें क्या है 2 ATP खर्च हो जाता है, 2 ATP है वो खर्च हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये, और इसमें क्या है आपके पास में 2 ATP है वो शेष बचे रहते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 36 यहाँ पे मिल गए, 2 ये है तो टोटल 38 हो जाएंगे, और क्रेबस चक्र के अंदर है वो 36 ATP प्राप्त होते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपके हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया अभी वो देख ले पहले। वर्ष 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा और आयात किए गए ईंधन के कुल मूल्य का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। तो 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा, तो यहाँ पे कौन सा थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, वैसे मैं आपको फिक्स बता देता हूँ। 2006 के अंदर ये 2006 अभी ये 4 5 6 ये 6 अभी ये 6 है, तो इसके अंदर जो फ्यूल है कौन सा बता रहा है अभी, ये कहाँ पे है 2004 डॉटेड लाइन क्या बिंदु रेखा मिलियन में, ये देखो भी यहाँ पे है
बिंदुदार रेखा क्या बता रही है? आयातित ईंधन का कुल मूल्य है वो यूएसडी मिलियन में, जो कि ठोस रेखा आपको बता रही है। ये जो ठोस रेखा है ना, वो तो आपको आयातित ईंधन बता रहा है, और जो ईंधन की कुल मात्रा बता रही है वो बिंदुदार रेखा बता रहा है। भी बिंदुदार रेखा तो यहाँ पे ये शायद 240 होना चाहिए, 240, और शायद ये आपके पास में 330 होना चाहिए भी। ठीक है, इस प्रकार से इसका रेशियो निकाल लो भी। शायद मेरे को तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ये 330 है और ये आपके पास में शायद 240 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से निकल के आएगा भी। इसको काट लेना, 3 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 11 33, तो 8:11 आ जाएगा ये। ठीक है, 8:11 आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास में संख्या है ना, वो थोड़ी सी अलग है अभी। इसमें यहाँ पे 240 नहीं है, फिर 2006 में 240 नहीं है, और या फिर ये चेंज है, एक संख्या है वो यहाँ पे चेंज है अभी। ठीक है, तो बाकी संख्या है वो सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। बाकी इसी प्रकार से निकलेगा ये। संख्या थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी वजह से अपना हो सकता है गलत आ गया हो। अब देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें हमें टेबल याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये दे रखा है 2√2। ठीक है, साइन 45 का मान अपन जानते हैं 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये सारे मान अपन ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उससे रखने पड़ेंगे। अगर वो याद नहीं है तो 1-2 बार लिख लिया करो, इसको याद हो जाएगी। और 2√3 सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। बट कॉस 60 का मान कितना होता है? साइन 30 के मान के बराबर होता है 1/2, और टेन 60 का मान होता है √3। इज दैट क्लियर? माइनस में साइन 90 का मान होता है 1। तो √2 से √2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1, प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 का गुणा √3 के साथ में 3 आ जाएगा, और -1, -1 + 1 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 3 आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 1972 में शुरू हुई पश्चिमी बंगाल की अराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो डॉक्टर A.K. बनर्जी ने की थी भी। डॉक्टर A.K. बनर्जी ने 1972 में पश्चिम बंगाल की अराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 45 नंबर क्वेश्चन में 6 दोस्त है, FJH, JK और L, एक रेस्तरां के एक गोला मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से। ये लो भी। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है। अब उसके बाद में इसने बोला है भी K है वो H और J दोनों के ठीक बगल में बैठा है। K H और J के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे ठीक है बगल में हो गया। अब इसने बोला भी F है वो H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी। H के दाईं ओर ठीक बगल में H ये रहा, और H के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे F आ जाएगा। अब उसने बोला है भी L है वो J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी। L है ना वो J के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो L यहाँ पे आ जाएगा। और G के दाईं ओर, तो एक कंडीशन बची है, G यहाँ पे आ जाएगा। G के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो G का दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसके दाएं ठीक बगल में L बैठा है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो वो है पाली। आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से 2.5 घंटे तक चलती है, और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 30 मील चलती है पहले 2.5 घंटे, यानी 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो मेरे को ये बता दो भाई 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 60 मील। और आधे घंटा हो रहा है तो उसमें कितनी चलेगी भाई? 15 मील चलेगी। यानी 1 घंटे में 30 मील चलती है, तो 15 यानी आधे घंटे में 15 मील चलेगी। तो यहाँ पे कितना? 75 मील हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 75 मील हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी फिर 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर है वो 60 चलेगी, तो आधे घंटे के अंदर कितनी चलेगी? 30 चलेगी। तो 1.5 घंटे के अंदर है वो ये यहाँ पे 90 चल जाएगी।
अब टोटल कितनी चली है ये आपको बताना है, तो 5 और 9 और 7 16 यानी 165 मील चली है अभी, 165 मील, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें से पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी डी और ए डी ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस निश्चित तौर पर ए को होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लो पहले आप, तो पहले आप एक डायग्राम बनाइएगा। इस प्रकार से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, तो इस प्रकार से अपन एक यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया अभी, ठीक है। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक दूसरे रंग से यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें पी क्यू आर, ये देखो भी इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनता है। यहाँ पे ये लो एक चतुर्भुज आ गया, और इस प्रकार से अब इसका नाम दे दो पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इसको अपन सिद्ध करने के लिए एक यहां से एक विकर्ण लेते हैं भी, एक विकर्ण लेते हैं इस प्रकार से, एक इसको विकर्ण लेते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए विकर्ण लेते हैं भी, अपनी तरफ से खींच लिया हमने, इट्स ओके। अब दूसरे रंग से, अब देखो भी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। वो चतुर्भुज कौन सा बना हुआ है? पी क्यू आर एस बना हुआ है। अब एक त्रिभुज, मैं एक त्रिभुज लेता हूं, और वो त्रिभुज कौन सा लेता हूं? त्रिभुज है मेरे पास में ए बी और डी, ए बी और डी मेरे पास में त्रिभुज है अभी। अब ए बी डी इस त्रिभुज के अंदर, अब इसको मैं छोटे रूप में इस प्रकार से बना के दिखाता हूं आपको। इस प्रकार से ये एक त्रिभुज है, और इसके अंदर ये आपके पास में ए बी और डी। अब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य में, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य में इस प्रकार से काटने वाली रेखा है, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और तीसरी भुजा से आधी होगी। ये प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की। चीजें समझ में आ गई भी? कोई त्रिभुज है, उनकी दो भुजाओं को मध्य से काटने वाली, दो भुजाओं को मध्य से काटने वाली भुजा है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो ये जो ई और एफ जो भुजा है, ये बी और डी की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भुजा है, ये देखो ये भुजा है। अब ये त्रिभुज बन गया आपके पास में एक, ये क्या है? एक त्रिभुज बन गया। अब इस दोनों भुजाओं को मध्य से क्या है? ये भुजा काट रही है, ये भुजा काट रही है। तो ये भुजा है वो तीसरी भुजा की, ये जो बीडी है, ये जो बीडी है इस भुजा की समांतर होगी और क्या होगी? आधी होगी। इसी प्रकार से अब त्रिभुज में दूसरा लेता हूं, त्रिभुज दूसरा लूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा त्रिभुज, ये आ जाएगा बी डी सी। ये वाला त्रिभुज लेता हूं दूसरे रंग से, ये लो। अब ये वाला त्रिभुज लेता हूं भी मैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज उठाया है मैंने। अब इस त्रिभुज के मध्य में, यानी यहां पे ये जो भुजा है ना, ये आपकी जो भुजा है एस आर जो भुजा है, ये बी सी और सी डी के मध्य में है, यानी बी सी और सी डी को मध्य से काट रही है, मध्य से काट रही है। तो त्रिभुज बी सी डी के अंदर ये जो दो रेखाओं को मध्य से काटने वाली जो भुजा है, ये तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? इसमें तीसरी भुजा, इसमें भी क्या हो जाएगी? बी डी हो जाएगी। तो ये जो भुजा है यानी एस आर जो भुजा है वो किसके समांतर होगी? तो ये हो जाएगी बीडी के समांतर होगी, और बीडी की आधी भी होगी, इसी प्रकार से पहले वाले त्रिभुज, इसमें क्या था? इसके अंदर जो पीक्यू भुजा थी, ये समांतर थी किसके? बीडी के, ये भी समांतर थी। अब पीक्यू भुजा है, ये जो भुजा है वो इसके समांतर है, तो ये भुजा है, और जो आपकी एसआर भुजा है ये भी इसके समांतर है। तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएगी? एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो ये जो एसआर भुजा है ये बीडी की आधी होती है, और पीक्यू जो भुजा है ये भी क्या है? बीडी की आधी होती है। तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी भी, यानी एसआर भुजा है, एसआर बराबर होगी किसके?
पी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब यही कंडीशन है वो अपन क्या है इसमें लगा देते हैं भी, एक जो विकर्ण है वो अपने तरफ से ले लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, और ये विकर्ण लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से अपन ये विकर्ण लेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा आपका। कौन सा त्रिभुज बनेगा भी? एक त्रिभुज में यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे लिख रहा हूँ भी, ये बनेगा ए डी ओ सी। ए डी ओ सी ये वाला त्रिभुज बन गया आपकी बार ये वाला त्रिभुज बन गया। और इन दोनों त्रिभुजों के मध्य में जो भुजा जो काट रही है, दो भुजाओं को मध्य से काट रही है, वो आपकी काट रही है पी और एस। कौन सी काट रही है भी? पी और एस है, वो दो भुजाओं को यानी ए डी और एस डी सी को बीच से काट रही है। तो ये बीच से काट रही है तो ये तीसरी भुजा कौन सी है यहाँ पे? एस सी है, वो क्या है यहाँ पे? तीसरी भुजा है। इस तीसरी भुजा के समांतर होगी और क्या होगी? इस तीसरी भुजा से आधी होगी। यही कंडीशन है वो यहाँ पे लगेगी। अब ये दूसरा त्रिभुज में लेता हूं, वो लेता हूं यहाँ पे ये वाला त्रिभुज, दूसरे रंग से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज लेता हूं मैं, ये वाला त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज आ गया आपके पास में। अब ये वाला त्रिभुज आ गया तो त्रिभुज कौन सा हो गया? ये ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज हो गया अभी ए बी और सी। ए बी सी के अंदर है वो बीच से कौन सी भुजा काट रही है? क्यू आर है, वो बीच से काट रही है अभी दो भुजाओं को। तो ये इसके समांतर होगी, किसके? एसी के समांतर होगी। एसी के समांतर होगी और एसी की आधी होगी, तो ये भुजा और ये भुजा है वो दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो बराबर होगी तो ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर भी है साथ में और दोनों भुजाएं बराबर भी है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा है वो समांतर होती है और बराबर होती है, जो कि अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 50 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना है भी पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको क्या आएगा। Z 26 पे आता है, a घटा दिया 24, नहीं 2 घटा दिया 24, और उसके बाद में 24 है, 24 से 22 पे आ गया 2 घटा दिया, और 22 से 20 पे आ गया 2 घटा दिया, और 20 से 2 घटाएगा तो आपके पास में R आ जाएगा भी यहाँ पे। इसी प्रकार से R 18 पे आता है, 2 घटा दिया 16, 16 पे P आता है भी, 2 घटा दिया 14, और 2 घटाएगा 12, और 2 घटाएगा फिर J आ जाएगा। और इसी प्रकार से W 23 पे आता है, 23 में से 2 घटाएगा तो 21, 21 पे U आता है, और फिर 21 में से 2 घटाएगा तो S आ गया 19 पे, और 19 में से 2 घटाएगा तो यहाँ पे Q आता है, और Q में से 2 घटा देगा तो आपका Q आता है 17 पे, और 17 में से 2 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 पे आ जाएगा O। अब संख्या के अंदर देखो भी 21 से 4 घटा रहा है, 21 से 4 बढ़ाया, सॉरी 4 बढ़ा रहा है अब की बार, 4 बढ़ाया 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा RJO 37, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अक्षर के अंदर है वो 2-2 बढ़ा रहा है, सॉरी अक्षर के अंदर 2-2 घटा रहा है, और संख्या के अंदर है वो 4 बढ़ा रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी 2 पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश की किरण का मार्ग चित्र रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। अब ये मीडियम ए है, मीडियम ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? मीडियम ए के सापेक्ष मीडियम बी के अपवर्तनांक, मीडियम बी के अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब देखो भी किरण है वो ये क्या है? विरल माध्यम है, ये क्या है? विरल माध्यम है, और ये क्या है? संघन माध्यम है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा? मेरे को पता ऐसे लगा भी जैसे ये किरण इस प्रकार से आ रही है, और ये किरण कैसे जाती? ये किरण इस प्रकार से जाती भी, यहाँ पे डॉटेड लाइन के द्वारा मैं दर्शा रहा हूँ, इस प्रकार से जाती सीधी, लेकिन ये किरण इस प्रकार से न जाकर के ये किरण है वो मुड़ गई, अविलंब की ओर मुड़ गई। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश की चाल कम हो गई, और प्रकाश की चाल कम किस में होती है? संघन माध्यम में होती है। तो ये जो अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो किसका होगा? अपवर्तनांक है वो आपका मीडियम बी है, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर झुकी है। तो इसका मतलब क्या है? अपवर्तनांक बी माध्यम का ज्यादा है, और आपका जो अपवर्तनांक ए माध्यम का है वो कम है। अब मैं ए के सापेक्ष पूछा है तो ए का मैं अपवर्तनांक है वो 1 मान लेता हूँ भी, मान लेता हूँ भी 1 है, और यहाँ पे बी का जो अपवर्तनांक है वो n के द्वारा दर्शाया गया है, तो ये n है वो इस 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। मैंने जो ए का अपवर्तनांक है वो 1 मान लिया भी, ठीक है, 1 मैंने मेरी तरफ से मान लिया भी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बी का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन है।
अब इसमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे 5x, इसको पहले तो सेटिस्फाई करो सही से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4x² और प्लस का 6x प्लस का 5x और ये प्लस का 6 आ जाएगा। अब पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का 5x और माइनस का 6 आ जाएगा अभी, ठीक है। अब इसमें मूल ज्ञात करने हैं तो इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो 4 6 24, तो यहाँ पे गुणा करने पे तो 24 माइनस के 24x आने चाहिए, 24x² और जोड़ने पर माइनस का 5x आना चाहिए। देखो भी अब ऐसी कौन सी दो संख्या लीजिएगा जिसमें गुणा करोगे आप तो 24x आना चाहिए माइनस का, और जोड़ोगे तो माइनस के 5x आने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी 8 3 24, ठीक है भाई 8 3 24 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस का 8x और प्लस का 3x ले लेता हूँ तो 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5x बचेगा और 8 3 24 होते हैं अभी, और माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4x कॉमन आ गया, बच गया क्या x माइनस में 8, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे x माइनस में 2 बच गया। अभी यहाँ पे 8 कैसे बच गया, यहाँ पे 4 का भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा। तो ये एक तो आ गया आपके पास में x बराबर 2, ठीक है, और एक आपके पास में आ गया x बराबर के माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 54 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है गांव X के किसानों को उन फसलों को, यानी गांव X के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कम आवश्यकता होती है तो इसका मतलब क्या है, गांव X के अंदर पानी कम है भी, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क के अंदर क्या है, पिछले कुछ वर्षों में X में सिंचाई के लिए, गांव X में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। बिल्कुल सही बात है भी, जिसके कारण है वो स्टेटमेंट दे रखा है भी आपको क्या है, गन्ने की तुलना में जो कम पानी की जो फसल है वो बोनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो तर्क आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो भी गांव X में किसानों की आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों को गन्ने की फसल की बिक्री से होती है, ये भी बिल्कुल सही है भी। यहाँ पे इसने यही बोला है भी गन्ने की तुलना में, कहने का मतलब क्या है भी गांव X है वो गन्ना बोता था, तभी कहा है भी गन्ने की तुलना में कोई कम पानी वाली अगर कोई फसल है तो वो बोइएगा। तो ये अपन बोल सकते हैं भी सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। अब 55 नंबर क्वेश्चन है तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो भी ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ये क्या है भी आपका माइनस के अंदर है, इसकी जो स्क्वायर है वो माइनस के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 625 को मैं क्या लिखूंगा, 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 25 की स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं 625 को 25 की स्क्वायर लिख दूं तो ये हो जाएगा 25 की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/25 आ गया। अब एक के अंदर है वो 25 का भाग दोगे तो पॉइंट लग गया, 0 लग जाएगी, अभी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा दो, 0 लग जाएगी, 25 से कम 25, 25 100 तो यहाँ पे 0.04 यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं इसको, इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो और इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो, ठीक है, विभाजन गुणा करवा दो तो ये आपके पास में आ जाएगा n 196, यानी 196 n बराबर में क्या आ जाएगा 19.6 इंटू 0.196। अब यहाँ पे ये क्या है, गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 196। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 लगा दो तो 196 से 196 कैंसिल हो जाएगा। अब एक के बाद में यानी 3 के बाद में पॉइंट तो है ही, एक 0 के बाद में पॉइंट और करना है भी, नीचे 10 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 0.0 आ जाएगा और उसके बाद में 196 लिख दो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, विद्युत मोटर में रूपांतरित होता है, तो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करती है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। घूमना है वो एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा होती है भी, ठीक है, तो घूमना एक प्रकार से मोटर जो विद्युत ऊर्जा पाकर के घूमती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना क्या है, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सत्य है ये आपको बताना। पहला देखो भी क्या b से g बड़ा है क्या, अब b ये रहा, b और t दोनों बराबर है
और T से E बड़ा है और E से G बड़ा है, तो हम कह सकते हैं B से क्या है, G बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। मेरे को ये बताओ Q से G बड़ा है क्या? Q से H बड़ा है और H से G बड़ा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q से G बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष है वो आपके सही हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव आवर्धन दर्शाता है? कौन सा पदार्थ है जो कि जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो यहाँ पे रासायनिक कीटनाशक है, वो क्या है, जैविक आवर्धन को दर्शाता है। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैविक आवर्धन कौन सा दर्शाता है? तो जैविक आवर्धन है वो रासायनिक जो कीटनाशक है, रासायनिक कीटनाशक, जो कीटनाशक जीव जंतु है उसको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो आपका रासायनिक कीटनाशक का यूज किया जाता है। तो ये एक जैविक आवर्धन को दर्शाता है। आपका एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अपन बोल सकते हैं भी, जैसे कोई सेब है या फिर कोई टमाटर है, वो अगर जैसे उसमें कीड़े लगे हुए हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको जैविक आवर्धन का मतलब एक तो होता है अजैव और एक होता है जैविक। एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। अजैविक के अंदर आ जाता है आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, ये अजैविक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो अजैविक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अम्लीय धुआं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कार्बनिक कालिक का जमा होना और ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अजैविक है। जैविक कौन से होते हैं? जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे केले का छिलका हो गया, लकड़ी हो गया, ये क्या है, जैविक है। ठीक है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे जैविक के अंदर मैं ले लेता हूं एक प्रकार से, जैसे कोई टमाटर है, टमाटर के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर टमाटर के अंदर कीड़े लग रहे हैं, तो आप क्या है, रासायनिक कीट का यूज करके इन कीड़ों को क्या है, मार सकते हैं। तो ये क्या है, एक जैविक आवर्धन को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? आधुनिक आवर्त नियम कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त फलन है, ये मोजले के द्वारा दिया गया था। भी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मोजले है। और मोजले भाई साहब ने यही दिया था भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग न सेट करके उनको परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग सेट किया था। न्यूलैंड था, उसने भी परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सेट किया। और मेंडली भाई साहब थे, उसने भी परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सेट किया था। तो उनका जो सेटिस्फाई है वो कुछ हद तक नहीं गया था, ठीक है, कुछ हद तक ही चल पाया। लेकिन मोजले भाई साहब ने फिर थोड़ा सा चेंज किया अपने नियम के अंदर और बोला भी मैं इसको परमाणु क्रमांक के अंदर इसको सेट करता हूं। तो यहाँ पे तत्वों के गुणों को परमाणु क्रमांक के अंदर सेट करने वाला कौन था? मोजले भाई साहब था। इसीलिए मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी एक्स और वाई की पहचान करनी है। अब एक्स और वाई की पहचान करोगे तो यहाँ पे द्विघात समीकरण, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है भी, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है, तो ये पीबी है। ये पीबी है वो किसके साथ में जाएगा? आई के साथ, यानी आयोडीन के साथ में जाएगा। तो ये पीबीआई बन जाएगा, यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। और इसी प्रकार से जो आपका ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में चला जाएगा, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पीबी आयोडाइड तो बन जाएगा PbI2 बनेगा भी, ठीक है। और प्लस में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ये बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। अब ये समीकरण संतुलित तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है आपका ये पोटेशियम है वो 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो भी, ये संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पे PbI यानी लेड आयोडाइड और आपका पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये आपका एक्स और वाई वो उत्पाद बन जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, और 25 और 7 32, और 32 और 11 3 और 4 43। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं चल रही है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 2 3 5 7 11, ठीक है, आगे चलेगा 13। इसी प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। इसका उपयोग है वो टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सही बात है। अगला देखो भी, इसका उपयोग है वो पेंटिंग से पहले स्तों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसने बोला भी इससे
कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का नाम दिया जाता है, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। डाईहाइड्रेट, कैल्शियम डाई का मतलब क्या होता है 2, डेका का मतलब क्या होता है 10 यानी 10, तो डाई का मतलब क्या होता है 2, तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2S2, डाई का मतलब तो 2 ही होता है, तो ये तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है आधा होता है, तो यहाँ पे हेमीहाइड्रेट होता है भी, ठीक है। तो ये 3 नंबर है वो गलत आ जाएगा। बाकी इसका उपयोग है वो सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के संकुंचन बनाने के लिए, संचक बनाने के लिए भी किया जाता है, ये भी सही बात है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका फोकस कहां पे बनेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सोल्व भी नहीं करना आपको। अब देखो भी, अब आपको पता है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण दे रखा है, और फोकस दूरी कितनी है इसके अवतल दर्पण की, आप बोलोगे सर 18 है, तो इसकी मेरे को ये बता दो रेडियस कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो ये हो जाएगी 36। अब इसने 36 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है, वस्तु को 36 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है, तो कहने का मतलब क्या है वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र C के ऊपर वस्तु को रखा गया है। अवतल दर्पण है तो वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनता है तो दर्पण कहां पे बनता है, प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है, तो यहाँ पे दर्पण के सामने बनेगा और 36 सेंटीमीटर यानी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बन जाएगा और वस्तु के समान ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये कंडीशन होती है भी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है, बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी 7 डिब्बे हैं OPQRSTU, एक के ऊपर करके एक रखा गया लेकिन इसी क्रम में नहीं है। O और P के बीच में केवल 4 डिब्बे हैं, तो यहाँ पे P आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया आपका Q। आगे इसने बोला भी U अनुक्रम के ठीक बीच में है, U है वो अनुक्रम के ठीक बीच में है। एक बार इसको होल्ड पे रखो भी, U अनुक्रम के ठीक बीच में, कहने का मतलब क्या है, टोटल 7 है, टोटल 7 है तो U के ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, बीच में एकदम। उसके बाद में आगे देखो भी R है वो Q के ठीक नीचे है, तो ठीक नीचे है तो यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए, तो यहाँ पे आपका वो U कहाँ पे आएगा, 1 2 3 ऊपर छोड़ दो और 3 नीचे छोड़ दो, तो यहाँ पे U आ जाएगा भी, एकदम बीच में है। इसने बोला भी S नीचे से तीसरे स्थान पर है, 1 2 और 3, तो S नीचे से तीसरे स्थान पर, S यहाँ पे आ जाएगा। S और P के बीच में केवल T है, S और P के बीच में केवल T है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भी आपका Q और R को चेंज करना पड़ेगा भाई, आपको Q और R को चेंज Q और P को चेंज करना पड़ेगा। Q ऊपर आएगा और P है वो नीचे आएगा भी, P है वो नीचे आएगा और यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे बचा है। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था Q और P के बीच में 4 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 और 5 हो रहे हैं अभी। ये तो 1 मिनट के लिए इसको दोबारा से सेट करो, तो P को नीचे ले आओ, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ गया आपका Q, और इसने क्या बोला है R है वो Q के ठीक नीचे है, तो R है वो Q के ठीक नीचे है, तो R यहाँ पे आ गया, और S है वो नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 नीचे से तीसरे स्थान पे है, और S और P के बीच में केवल T बैठा है, तो केवल T बैठा है, तो S नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो S यहाँ पे आ जाएगा अभी, S है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 T बैठा है तो यहाँ पे T आ जाएगा। Q O के ठीक नीचे है, Q है ना वो O के ठीक नीचे, ये लो O आ गया, तो U फिर यहाँ पे आ जाएगा अभी, U है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे O है वो सबसे ऊपर है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, तो वो आपका मृदा है वो क्या है, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है।
1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी जैविक घटक कौन कौन से, कवक है, सूक्ष्म जीव है, कीट है, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस कंडीशन में पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है, फिर भाग को सोल्व करना। तो पहले ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा 12 3 36 माइनस में 24 चौके कितने, अभी 24 चौके कितने होते हैं, पहले गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 चौके 16 और 4 2 8, 24 चौके 96 होते हैं और भाग यहाँ पे क्या है 12 है। तो 12 कम 12, 12 8 96 और 36 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 28। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किया था। तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। तो 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होती है। स्थलीय जानवर होते हैं उसमें जो स्थल पर रहने वाले जानवर है उसमें जो गैसीय विनिमय होता है, गैस का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो विसरण इनकी त्वचा से होता है, बिल्कुल सही बात है, विसरण है वो इनकी त्वचा से होता है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है, इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है, तभी तो गैसीय विनिमय होता है, ये भी एकदम सही बात है। आगे इसने क्या बोला, इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है, ये गलत है भी। तो यहाँ पे विसरण इसकी त्वचा से होता है, जो स्थलीय जानवर होते हैं उसकी त्वचा से होता है, और त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो कि गैसीय विनिमय करने में सक्षम होती है। और इसकी त्वचा का क्षेत्रफल है वो कम होता है लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है, ये भी गलत है, ये गलत है भी। तो यहाँ पे इसमें श्वसन के प्रवाह के लिए मार्ग भी होता है, ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय व्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ है वो किस वर्ष किया गया था। वो तो 1970 में किया गया था। अभी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 72 नंबर क्वेश्चन में ये लिख रहा है TXB को, TXB है इसको QWE लिख रहा है, QWE लिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे -3 कर दिया, अभी -3 किया और इसके अंदर देखो भी क्या कर रहा है, -2 कर रहा है अभी, ठीक है भाई। माइनस यहाँ पे 24 यानी -1 कर रहा है अभी, इसमें -1 कर रहा है और यहाँ पे कितना माइनस यानी प्लस कर रहा है, यहाँ पे +3 कर रहा है। पहले -3 किया फिर -1 किया और फिर +3 कर रहा है। इसी प्रकार से इसके अंदर देखो भी REA इसको क्या लिखेगा, ODD लिख रहा है। तो यहाँ पे इसको देखो भी -3 कर रहा है यानी 18 और ये 15 पे आता है और ये -1 कर दिया और यहाँ पे देखो भी प्लस कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे लगा दो, D U और W है। अब यहाँ पे -3 करेगा तो ये आ जाएगा A और उसी प्रकार से यहाँ पे -3 किया और यहाँ पे -1 करेगा तो ये आपका आ जाएगा T और अब क्या करेगा +3 करेगा तो ये आ जाएगा Z। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 74 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। इसमें आपको बताना है कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही है। मेरे को ये बता दो क्या x से z बड़ा है क्या, ये रहा x और x से z बड़ा नहीं है लेकिन z से x बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बताओ u से v बड़ा है क्या, ये रहा u और u से u और y दोनों बराबर हैं और y से v बड़ा है, तो हम कह सकते हैं u से भी क्या है, v बड़ा है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो आपको 3:1 दे रखा है, यदि उसका परिमाप है वो आपको 40 दे रखा है, 40 मीटर है, तो यहाँ पे आपको बताना है तो 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत ज्ञात करनी है आपको। क्या है तो इसमें यहाँ पे मैं उनकी लंबाई और चौड़ाई मान लेता हूँ भी, लंबाई है वो 3 मान लेता हूँ और चौड़ाई है वो 1 मान लेता हूँ। अब उसका परिमाप आपको 40 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है और बराबर 40 है।
तो यहाँ पे ये 2 गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो l प्लस में b, यानी लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है वो कितना आएगा अपने पास में 20 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारे अनुसार मैंने ये लंबाई मान ली और ये चौड़ाई मान ली, तो हमारे अनुसार इसका योग 4 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में 20 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, 1 का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लो, 5 × 15 और ये 5 आ गया, ठीक है, लंबाई 15 आ गई और चौड़ाई है वो 5 आ गई। अब दोनों का गुणा करवा दो, क्योंकि अपने पास में क्या है 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर आना चाहिए। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल 15 × 5 = 75 होते हैं, 15 × 5 = 75, यानी आयत का क्षेत्रफल है वो 75 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का 24 रुपये लगता है, तो 24 से गुणा करवा दो, फिर 24 से 75 को गुणा करवाओगे तो कितना आ रहा है अभी, 24 को आप गुणा करवा दो 75 से, तो 1800 आएगा, कितना आएगा 1800 आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 76 नंबर क्वेश्चन है, वो इसमें बोला है भी इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो वो 21A है, 21A है, ये भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये 45 से हटाया गया था, ये ठीक है 45 से हटाया गया था। और ये कौन सा था, 11वां मूल कर्तव्य था, ये 11वां मूल कर्तव्य था और ये 21A के द्वारा जोड़ा गया था और 45 से इसको हटाया गया था। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ये नियम है वो लागू किया गया था, जोड़ा गया था मूल कर्तव्य के अंतर्गत। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखता है। तो आपको बताना है उस वस्तु पर दुकानदार द्वारा हुई हानि ज्ञात करनी है। अब देखो भी 10% अधिक रखता है, तो यहाँ पे लेकिन मशीन का अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भी क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपये है सीपी। अब 10% अधिक रखेगा तो 110, और 110 ये क्या है MRP हो जाएगी इसकी। अब 10% की छूट देता है, तो 110 के ऊपर, यानी छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, तो 110 के ऊपर है वो 10% की छूट देगा। तो मेरे को ये बता दो बेचेगा कितने में, 11 रुपये की छूट दे दी भी। 110 के ऊपर 10% कितना होता है 11 रुपये होता है। अब 11 रुपये की छूट देगा तो 99 रुपये में बेचेगा। अब खरीदी 100 रुपये में है, बेच रहा है 99 रुपये में, तो 1 रुपये की, और 1 रुपये की हानि किस पे हुई है क्रय मूल्य पे, यानी 100 रुपये पे, और 100% निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1% की हानि हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट की बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो भी 1000 ग्राम उसको तोलना था, लेकिन वो बेवकूफ आदमी तोल कितना रहा है 850 ग्राम तोल रहा है। कितने की चूना लगा रहा है, तो ये चूना लगा रहा है 150 ग्राम का, और कितने के ऊपर लगा रहा है 850 ग्राम के ऊपर, और इंटू कर दो आप 100। अब यहाँ पे देखो भी कितने से कट रहा है, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15 और 5 × 15 और 5 से कम 5 बच गया 3, और 17 × 5 85 होते भी। अब 300 अपॉन में 17, अब 300 के अंदर है वो आप भाग दे दो भाई, 300 के अंदर है वो भाग दे दो 17 का, तो आपके पास में 17.64 आ जाएगा। 17.64 लगभग आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एक उपयुक्त दर्पण होता है जिससे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा दर्पण है। दर्पण पूछा आपको, लेंस नहीं पूछा। अगर लेंस पूछता तो कौन सा आता, लेंस अगर पूछेगा तो कौन सा लेंस होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अगर एक बिंदु के ऊपर आपको क्या है प्रकाश को केंद्रित करना है तो कौन से लेंस का यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे दर्पण पूछा है, लेंस पूछ रहा हूं मैं, वो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। एक बिंदु पर प्रकाश का सूर्य केंद्रित करने के लिए आपको अवतल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। अवतल दर्पण को बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। और उत्तल दर्पण को अपन क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। लेंस वाला है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भी, ठीक है, पता लग जाएगा अभी कौन कौन क्लास देख रहा है और कौन कौन आंसर दे रहा है। आगे देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा।
अब यहाँ पे कितना जोड़ा है, 4 जोड़ दिया। यहाँ पे देखो भी कितना जोड़ रहा है, तो ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे एक 18 जोड़ दिया, और उसके बाद में देखो भी यहाँ पे यानी 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ दिया, और 26 में से 18 कैसे होगा अभी, यानी 8, और उसके बाद में यहाँ पे फिर 16 जोड़ेगा भी, और यहाँ पे फिर 32 जोड़ेगा। फिर यही है क्या, 32 जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है 32 तो यहाँ पे 12 जोड़ रहा है भी, 16 और 12 38 होते हैं भी, सॉरी 26 और 12 38 होते हैं। फिर यहाँ पे 16 जोड़ रहा है, और यहाँ पे कितना जोड़ेगा, तो यहाँ पे 20 जोड़ेगा, तो 54 के अंदर 20 जोड़ोगे तो 74 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गैप क्या चल रहा है, 4 8 12 16 20, प्रत्येक के अंदर क्या है, अंतर का अंतर है वो समान चल रहा है 20 के अंदर। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो स्टेटमेंट, देखो भी क्या दे रखा है आपको, कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर, क्या पहला नंबर है वो इवन नंबर है क्या, हाँ जी, एंड लास्ट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं है, तो ये गलत है भी। इफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर इवन नंबर, तो ये भी नहीं है, यानी सेकेंड यानी दूसरा और तीसरा सम संख्या क्या नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देखो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए नंबर एंड द लास्ट सिंबल, यानी पहला तो एक क्या है, आपका नंबर है यानी संख्या है, और लास्ट है वो आपका अंक दे रखा है, एकदम सही बात है अभी। तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इज टू बी यूज फॉर द लास्ट एलिमेंट आल्सो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इज टू बी यूज फॉर द लास्ट एलिमेंट आल्सो, तो यहाँ पे लास्ट का जो कोड है ना वो यहाँ पे पहले में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या लिखेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे अभी, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है, कहाँ पे चला गया, कहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है वो क्वेश्चन के अंदर है अभी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही है, ये इस प्रकार से नहीं है, ये है। अब आपको बताना है एंड का, एंड का क्या है, एस आ रहा है, एंड का एस आ रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है क्या यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह की यहाँ पे, द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इज टू बी यूज फॉर द लास्ट एलिमेंट। अच्छा, पहले एलिमेंट का जो कोड है ना वो लास्ट में लास्ट वाले का भी पहले वाला ये रखना है आपको, ये बोला है इसने। तो 2 को क्या लिखेगा, सी लिखेगा, 5 को क्या लिखेगा, 5 है ना, 5 को क्या लिखेगा, अन लिखेगा, ये 5 नहीं है अभी, ये आपका यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे क्या है, डॉलर है, डॉलर है तो ये आ जाएगा एच, ठीक है। और 4 को लिखेगा वाई, प्रतिशत को क्या लिख रहा है, ये प्रतिशत को लिख रहा है जे, 3 को क्या लिखेगा, जी लिखेगा, और यहाँ पे एंड को क्या लिखेगा, तो एंड को यहाँ पे, एंड को तो आपको लास्ट वाला एंड ही है अभी यहाँ पे, ठीक है, एंड ही है, तो यहाँ पे ये सी आ जाएगा अभी, यानी जो लास्ट वाला जो कोड है ना उसका पहले वाला का कोड लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी प्रणालिका में फेरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, प्रणालिका है ये, देखो भी एक प्रणालिका इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या है, ये फेरे हैं, और इन फेरों की संख्या में अगर मैं वृद्धि करूंगा तो मेरे को बताओ भी क्या वृद्धि होगी, तो मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि होगी। जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एम और एन 2 समांतर रेखाएं हैं, एम और एन है वो 2 समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार से ये क्या है, 2 समांतर रेखाएं भी। अब इनको आई एक त्रियक रेखा है, ये इसको काट रही है इस प्रकार से, ये एम है और ये एन है भी, और इसको कोई आई रेखा है वो क्या है, एक त्रियक रेखा है वो जो कि काट रही है, जो कि एम और एन के ऊपर क्या है, प्रतिच्छेदित करती है। तो आई के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो आई के एक ही ओर यानी यहाँ पे, ये देखो भी यहाँ पे और यहाँ पे बने अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो अंतःकोणों का योग ये देखो भी एक सरल रेखा के अंदर है, वैसे तो ये क्या है, एक सरल रेखा के अंदर है, तो यहाँ पे इसका 180 डिग्री होगा। और दूसरी बात ये है भी एक ही ओर अंतःकोण एक ही ओर बने, तो एक ही ओर बने, यहाँ पे देखो भी यहाँ पे एक ही ओर, ये भी एक अंतःकोण है, और आपका ये भी क्या है, एक अंतःकोण है। 2 समांतर रेखाओं के बीच में, 2 समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा और हमेशा 2 समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। 2 समांतर रेखाओं के बीच में
बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच में एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर इधर वाली कंडीशन फॉलो करें अपन तो भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है भी, ये आप ध्यान रखना। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने है, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक बन गया है, तो वो छठा देश है, भारत है वो। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश बन जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है भी, वर्ष 2017 में आयात किए गए सी प्रकार के उत्पादों की संख्या और 2018 में आयात किए गए सी प्रकार के उत्पादों की संख्या का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये राशि और 2018 वाला कौन सा, 2017 वाला डॉटेड लाइन है, तो ये 20 आ जाएगा, और 2018 के अंदर है वो 28 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुपात 28। तो ये आप कितने से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 5 20 और 4 7 28, तो आपका आ जाएगा 5:7, 5:7 आ जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 13 है और फिर ये क्या है 19 लिख रहा है 20 को, इसी प्रकार से 3 है और यहाँ पे क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, और आपको बताना है 31, और 31 को क्या लिखेगा ये यहाँ पे आपको बताना है। अब देखो भी इसके अंदर 13 है और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 13 से मैं चला आगे तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या बीच में आ रही है, अभाज्य संख्या लिखोगे तो इस प्रकार से आती है 2 3 5 7, या फिर इस प्रकार डायरेक्ट बता देता हूं यार मैं आपको, 3 और 4 के बीच में, 3 और 7 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, एक ही आती है 5। इसी प्रकार से 13 और 19 के बीच में, 13 और 19 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, 13 और 19 के बीच में वो आती है 17। तो इसी प्रकार से 31 और आगे बताओ एक अभाज्य संख्या आएगी 37, और यहाँ पे फिर अभाज्य संख्या आ जाएगी 41। तो 31 और 41 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आती है, वो आती है 37। तो यहाँ पे आपका 41 राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी 13 और 19 के बीच में 17 आती है, 3 और 7 के बीच में 5 आती है, और 31 और 41 के बीच में 37 आती है। आगे देखो भी नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 87 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया भी, एक पंक्ति में बाएं कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, इस पंक्ति में मोहित बाएं सिरे से 20वें और दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। तो मोहित का क्या है, दोनों ओर से आपको स्थान मालूम है, तो दोनों ओर से स्थान आप जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, तो 20 और 30 50, 50 में से -1 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर -1 क्यों किया, क्योंकि मोहित है वो 2 बार काउंट हो रहा है इसमें, मोहित का बाएं सिरे से 20वां और मोहित का दाएं सिरे से 30वां स्थान है, तो इसको एक बार काउंट करने के लिए -1 कर दिया। आगे देखो भी नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य है वो 1260 है और महत्तम समावर्त्य वो 30 है। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको 180 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना है आपके पास है 1260 है और एचसीएफ आपके पास में कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है x मान लो और दूसरी संख्या आपके पास में 180 है। अब ये 180 यहाँ पे क्या है गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 180 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करो, 3 कम 3, 3 6 18, 6 से काटोगे 6 2 12, 6 कम 6 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी, एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करनी है आपको। तो y रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज है वो आपको 612 रुपए प्राप्त होता है। तो इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्रधन ज्ञात करना आपको। देखो भी राशि आपको दे नहीं रखी है, ओनली फॉर ब्याज दे रखा आपको। तो अपन सोल्व कैसे करेंगे, 4% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। पहले आप 4% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 1/5 आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। अब आपके पास में समय कितना है 2 वर्ष है,
समय 2 वर्ष है तो आप एक ऐसी राशि मानिएगा जो 125 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर मान लेता हूं, क्योंकि समय 2 वर्ष है हमारे पास में। अगर समय अपने पास में 3 वर्ष होता तो मैं घन ले लेता इसका। यहाँ पे क्या है, आपके पास में 2 वर्ष है तो वर्ग लेऊंगा। वर्ग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625। अब इसका पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये कितना है, 125 लगेगा, और यहाँ पे भी कितना लगेगा, 125 लगेगा। तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में, तो 25 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा, 1/25 लगेगा, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो भी हमारे अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 25, 25 और 1, यानी कहने का मतलब 51 है। हमारे अनुसार है वो चक्रवर्ती ब्याज 51 आया है, लेकिन पर्सन में दे रखा है 612। तो यहाँ पे 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 612, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 51 से भाग दे दो। तो 51 एकम 51, कितना बच गया अभी, 10 बच गया, और 102 हो गया। तो 51 दुए कितने होते हैं अभी, 102 होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो अंत में कुल देय राशि ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो मूलधन ज्ञात कर लो। तो 625 का मान ज्ञात करो, 1 का मान 12 है तो 625 का मान ज्ञात करो। 12 5 60, 6 12 2 24, 6 30 3, और 12 6 72, 72 3 75, यानी 7500। अब मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, तो 7500 तो वो राशि आ गई 7500, और 612 है वो उसको ब्याज बता रखा है आपको, तो ये भी जोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपका 8112 है वो कुल टोटल मिश्र धन आ जाएगा आपके पास में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 और 144, कुछ समझ में आया? 10 144, 10 में से 2 जोड़ दो 12, सुकेर कर दो 144। 17 और 361 लिख रहा है, 17 में 2 जोड़ दो 19, और 19 का स्क्वायर कर दो 361। इसी प्रकार से 21 में 2 जोड़ो 23, और 23 का स्क्वायर कर दो 529। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी की बजाय 440 वोल्ट एसी पर जोड़ा जाता है तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की होगी। अब यहाँ पे आपको मान किसके अंदर लेके आना है, मान है वो आपको ऊष्मा बतानी है। आपको ऊष्मा बताना है तो आप देखो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है, H यानी हीट होगी। हीट बराबर क्या हो जाएगा, हीट बराबर आपके पास में VIT, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आता है H बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में T, एक ये होता है V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, इसमें I स्क्वायर आर टी। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब इसके अंदर है वो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला फॉर्मूला। कौन सा लगाता हूँ अभी, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। वी हीट यानी आपके पास में पहले V कितना था, 220 था, पहले V है वो 220 था, और अब V कितना कर रहा है, ये अब V है वो 440 कर रहा है। कहने का मतलब क्या, दुगुना कर रहा है V, यानी V पहले क्या था 220 था, और अब V है वो वोल्ट कितना कर दिया, 440 कर दिया, यानी दुगुना कर दिया। अब दुगुना कर दिया तो यहाँ पे देखो भी एक बार T एक बार क्या है, आप प्रति सेकंड बताना है तो T एक बार 1 सेकंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, T से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रति सेकंड आपको बताना है तो 1 सेकंड का बताना है, तो 1 से गुणा करोगे जो कि त्यों ही आएगी संख्या। R को मैं एक बार कांस्टेंट मान लेता हूँ, R को एक बार कांस्टेंट मानूं तो H बराबर में मेरे पास में क्या आता है, V स्क्वायर आता है। H बराबर में मेरे पास में क्या आता है, V स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे V को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, V को दुगुना कर रहा है, लेकिन रिश्ता है वो वर्ग के अंदर है, रिश्ता है वो स्क्वायर के अंदर है। H का जो रिश्ता V के साथ में है वो स्क्वायर के अंदर है। तो H बराबर में दुगुना कर रहा है तो 2 से दुगुना कर रहा है तो V का मान 2 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे H बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे शक्ति 4 गुना हो जाएगी उसकी, शक्ति यानी जो उष्मा यानी हीट है वो 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सारी की सारी संख्या को हटा दिया जाए तो कौन सा प्रतीक दाएं से तीसरे के बाईं ओर 7वां होगा। तो दाएं से तीसरा और फिर 7वां और बाईं ओर 7वां, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी, दाएं से 10वां ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या को हटाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा अभी 10वां।
तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 94 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी पेन, सारे सारे जो पेन है वो किस में आ जाएंगे, स्केच पेन में आ जाएंगे, एस पी में आ जाएंगे, एस से स्केच और पी से पेन, एस पी में आ जाएंगे। और कुछ स्केच पेन है वो क्या है, मार्कर है, तो ये मार्कर वाला इसको काट गया। और कोई भी मार्कर है वो आरेख नहीं है, तो मार्कर है, मार्कर वाले में आरेख नहीं आएगा। आप देखो भी कुछ आरेख मार्कर है क्या, कुछ जो आरेख है वो मार्कर है क्या, बिल्कुल गलत है ही नहीं। यानी इसने बोला भी कोई भी मार्कर आरेख नहीं है, तो कुछ मार्कर आरेख कैसे हो सकते हैं। अब देखो भी कोई भी पेन है वो आरेख नहीं है, कोई भी पेन, पेन तो आरेख हो सकते हैं भी, पेन है वो आरेख हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया भी। और कुछ स्केच है वो पेन, कुछ स्केच पेन नहीं है, कुछ जो स्केच है वो क्या है, पेन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। स्केच वाला तो ये बड़े वाला है, ये क्या है, स्केच पेन है वो ये है। और कुछ स्केच पेन ये जो बच गया वो क्या है, पेन के अंदर नहीं आएगा, पेन के अंदर तो ये इतना ही आ रहा है, जो जमा एकदम डायरेक्ट है वो क्या है, पेन के अंदर आ रहा है। जो बाकी जो व्हाइट बच गया ये पेन के अंदर नहीं आएगा। तो कुछ स्केच पेन, कुछ स्केच पेन है वो पेन है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष है वो तीसरा एकदम सही है, बाकी पहले 2 है वो गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें 24 प्लस भाग को क्या लिख रहा है अभी, भाग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस 30, माइनस का मतलब यहाँ पे गुणा 9, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है अभी, प्लस का मतलब होता है भाग 15, और उसके बाद में गुणा का अर्थ होता है -18। अब ये भाग 15 है तो भाग इसके नीचे चला जाएगा अभी, ठीक है, 15 है तो इसके नीचे आ जाएगा अभी, 15 कम 15 और 15 2 30, 6 2 18, 9 2 18, तो 24 प्लस में 18 माइनस में 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 24। नेक्स्ट देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 96 नंबर क्वेश्चन में आपको उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। तो यहाँ पे अक्षर, प्रतीक और अक्षर, पहले अक्षर प्रतीक अक्षर आना चाहिए, अक्षर प्रतीक अक्षर एक हो गया अभी, और उसके बाद में अक्षर प्रतीक अक्षर, अक्षर प्रतीक अक्षर, अक्षर प्रतीक और अक्षर एक ये हो गया, और उसके बाद में अक्षर प्रतीक अक्षर एक ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में अक्षर प्रतीक और अक्षर एक ये हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन से आपके पास में देखिएगा, इन इकोनॉमीज एवरेज प्रोड्यूस, हम इकोनॉमी के अंदर है वो जो एवरेज है वो कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट, जो आपके सामने टोटल जो प्रोडक्ट है, टोटल जो उत्पाद है उसके अंदर जो लेबर है आपकी उसका भाग लगा दो, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा भी, कितना एवरेज है वो प्रत्येक लेबर ने आपका कितना प्रोडक्ट बनाया है वो आपका एवरेज आ जाएगा भी, टोटल प्रोडक्ट के अंदर है वो क्या कर दो आप, लेबर का भाग लगा दो। आगे देखो भी 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 12 39 और 5, 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको, औसत ज्ञात करना है। तो वो संख्याएं आपको पता होनी चाहिए 5 से डिवाइड होने वाली, ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाली वो संख्याएं आपको अगर पता है। अगर आपसे ये पूछता है भी 12 और 39 के बीच में, 12 और 39 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाती है, तो आप उस संख्या को इस प्रकार से हल कर दो, 12 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। पॉइंटों में आपको नहीं निकालना है, ओनली फॉर जहां तक जाता है वहीं तक आपको निकालना है। अब इस 39 के अंदर 5 का भाग दोगे, 5 7 35, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 7 में से 2 घटा दो, 7 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में 5 बचेगी। तो ऐसी संख्याएं 5 है जो 5 से डिवाइड हो रही है, कौन किस किस के बीच में, 12 और 39 के बीच में। अब देखो भी कौन कौन सी है, तो ये एक तो 15 हो जाएगी भी, 5 से डिवाइड हो रही है, और उसके बाद में 15 के बाद में 20 है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, 25 है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, और उसके बाद में 30 है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, और आपकी 35 है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है। और बताओ मेरे को कोई 5 से डिवाइड होने वाली है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे 5 5 10 और 5 15, 1 और 1 3 5 और 8 और 3 11 और 1 12, 125 आ गया। 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा आपका 25 5 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे इसका अपन टुकड़े करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर
और 7 21 होते हैं प्लस का 7x और प्लस का 3x और प्लस का 21 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस में 7 बच गया, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x और प्लस का 21 प्लस का 21 कैसे आएगा, 7 आएगा, प्लस का 7 आ गया। अब ये आ गया x प्लस में 3 बराबर 0 और एक आ गया x प्लस में 7 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 3 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 7। तो माइनस का 3 और माइनस का 7 आएगा भी, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 3 और प्लस का 7 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। माइनस का 3 और माइनस का 7 आएगा 100 में से 101%। इट्स ओके। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए भाई, इस लड़के का जो भी है ये, इसका भी 1 नंबर ऑप्शन किया हुआ है और मैंने भी 1 नंबर ऑप्शन निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो आपका गलत है। भी 100 नंबर क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है भी, भारत की किन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो एक तो आ जाएगा कन्नड़ और एक आ जाएगा तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन ने एक पेपर और कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजीली तरीके से समझ में आया होगा भी। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।